हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 72वीं बीपीएससी के लिए आपका जो रैपिड फायर रिवीजन चलाया जा रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो है। इसमें ओवरऑल 100 प्रश्न के उत्तर को देखेंगे, जिसमें आपके प्रश्न सारे मिक्स होंगे करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है आपके फ़ोन स्क्रीन पे कि सुरक्षा वल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता के थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि लाला लाजपत राय जी का था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है। तो ये स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 50 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना, इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो इनकी पद्धति थी कानून के दायरे में आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये सैयद अहमद खां द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये है आनंद मठ। अगला प्रश्न है कि 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी आर दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और चौथा पॉइंट है कि अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि स्टेटमेंट 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का घर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 3 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है कौन सा। तो चेन्नई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है। कारण बता रहा है कि फॉर्मिक अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल है। तो इस प्रकार देखेंगे कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये है अमाशय रस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में एक सामान्य पकाने के संघटक के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है। इसे गन्ने के रस के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वह नीले लिटमस को लाल कर देता है और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3। अगला प्रश्न है कि ताज़े दूध का मान पीएच मान 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान 6 से कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा भारत में कब लागू किया गया था। तो ये 1999 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें
एक झोंके में ही बहा दिया होता। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड कैनिंग का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे गलत पूछ रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, बेंजामिन डिसरेली ने नहीं बोला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र Na2X है तो इसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? तो ये Al2X3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NH2Cl में निम्नलिखित में से कौन सा बंधन पाया जाता है? तो इसमें सहसंयोजन बंधन, विद्युत संयोजन बंधन और उप संयोजन बंधन, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 3 पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों का होता है तो ये उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है? तो देखेंगे कि HF का हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है और कोकक जलप्रपात कोकक नदी पे है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी 25 का। अगला प्रश्न है कि राजा रानी रोवर और रॉकेट झरने डैश से संबंधित हैं? तो ये जोग जलप्रपात से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचसन के इस कथन का संबंध है? तो ये है 1857 का विप्लव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ये जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 4। अगला प्रश्न है कि मीथेन अणु की आकृति होती है? तो ये चतुष्फलकीय होती है। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक हाइड्रोजन युग्म का दान करता है क्या कहलाता है? तो ये लुईस क्षार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि यौगिक जिसमें आयनिक सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी बंधन होते हैं, तो ये होते हैं सोडियम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजक बंधन बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजक बंधन बनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है कि 1832-33 में धालभूम, बाराभूम तथा पाटकुम परगनों में किसके नेतृत्व में भूमिजों का व्यापक विद्रोह हुआ था? तो ये गंगा नारायण सिंह का हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन को पहचाने। तो बहावी आंदोलन का प्रारंभ रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा किया गया था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आने वाले शिक्षा सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े होते हैं? 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष, 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन में स्कूल में बिताए गए वर्ष या 18 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष। तो इस प्रकार 25 वर्षीय और 5 वर्षीय, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, जबकि सशस्त्र जलधारा प्रपात बाल्दी नदी पे है, जबकि गोरसप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पे नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बुरे परिणामों में से एक थे, तो भारत के आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक
रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें हैं। तो ये नाना साहब ने लिखे थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो ये अक्रिय गैसों से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन होता है। और फिर हम चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन के पास, क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये सब। हाल ही में संपन्न समझौते के बाद विदेश में भारत सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया पहला बंदरगाह कौन है? तो ये है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, जो कि ईरान में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ये फिलिस्तीन को रोकने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में जारी टाइम 100 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है आलिया भट्ट। एवं अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार अब तक कुल कितनी हस्तियों को पुरस्कार मिल चुका है? तो कुल 53 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में ही हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उनके अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों विकल्पों में से नहीं है? तो विकल्प है बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ है? तो ये है स्वदेशी आंदोलन 1907। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया था? तो ये है अरविंद घोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? तो ये है अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो ये 1893 में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असेंबली ऑफ थॉमस रो टू इंडिया में ब्रिटिश दूत थॉमस रो जहांगीर से मिलने के लिए किस यात्रा का वर्णन करता है? तो ये है अजमेर से मांडू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है? तो ये है 33%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सुंदरी पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अरुद वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो त्रिउतर, धारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं भारत में वर्ष 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुई थी? तो ये है विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया, एफडीआई का अंतर्वाह बढ़ गया और भारत के विदेशी विनिमय भंडार विहित रूप से बढ़ गया। यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न है कि 6वीं व 8वीं पंचवर्षीय योजना क्रमशः वर्ष 1980 से 1985 तथा वर्ष 1992 से 1997 की अवधि की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1985 से 1990। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता के साथ विकास की बात भी कही गई थी। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चलाया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तदनुसार उनके क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर उनका उत्तर चुनिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पहले महात्मा गांधी, फिर सरोजिनी नायडू, फिर वल्लभ भाई पटेल, फिर उसके बाद पहले महात्मा गांधी, फिर सरोजिनी नायडू, यहाँ पे इसका ऑप्शन पहले महात्मा गांधी, फिर सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में के याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये हैं द पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी की भावना में ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, ये कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून ऋतु के दौरान भारतीय क्षेत्र में पूर्वी जेट प्रवाह अकेले विद्वान होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? तो ये है छत्तीसगढ़ बेसिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? तो ये पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र और निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून क्या है? तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायित्व है। अब यहाँ पे कुछ स्थानों पे संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, यानी ऑप्शन केवल डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है कि मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो स्थानीय तापांतर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो यह चक्रवात के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो ये कोरोमंडल तट पे होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण की उपलब्धियों के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसने सरकार से अपने सुधारवादी मांगों को मनवाने में सफलता प्राप्त की थी, यह कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1885 से 1892 के मध्य कांग्रेस की प्रमुख मांगें क्या थी? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि विधायी परिषदों का विस्तार, विधायी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की संख्या में वृद्धि और विधायी परिषदों की शक्तियों में वृद्धि, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है?
तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये चेन्नई में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शरीर में उत्पन्न होता है और मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है? तो ये है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधारों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया है? तो ये निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमिलित करना है, तो सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण फिटकिरी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषक एवं जनजातीय विद्रोह का वास्तविक ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ही एक दृढ़ परंपरा की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में हुए मुंडा विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसने ठेकेदारों व जमींदारों की हत्या को तो प्रोत्साहित किया, परंतु ईसाइयों को संरक्षण प्रदान किया। एवं चौथा पॉइंट है कि गरीब गए आदिवासी भी इसके आक्रमण के शिकार हुए, यानी ऑप्शन डी 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्याज का उत्पादन कम होने के कारण प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद किन 6 पड़ोसी देशों को सरकार द्वारा प्याज निर्यात किया गया है? तो ये है बांग्लादेश, यूए, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। अमेरिका को क्षेत्रीय रिपब्लिक फर्स्ट बैंक के दिवालिया होने के पश्चात इसका अधिग्रहण किस बैंक ने कर लिया है? तो फुलटन बैंक ने कर लिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुराने संसद भवन को नए संसद भवन के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, जो कहलाता है? तो ये संविधान सदन कहलाता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन कि इजराइल में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान चलाया गया, इस अभियान का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन अजय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लास्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के लिए किसे महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो फिल्मोन यंग को चुना गया है। तो यहाँ पे आपके 100 प्रश्न समाप्त हो गए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।